इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, यह फैसला नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी चुनावी मशीनरी को कैसे एक्सपोज करता है? क्या इस फैसले के बाद हम जान पाएंगे शुरू से लेकर अभी तक कि किस-किस कंपनी ने कितना पैसा किस-किस को दिया? बिल्कुल, हम जान पाएँगे। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मैं समझता हूँ कि अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। ये फैसला ये दर्शाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। जो नागरिक है उसको पता होना चाहिए कि कौन कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किस पार्टी को गया, कितना पैसा दिया और किसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ये पारदर्शिता लाई गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा। दूसरी बात ये है कि इसके द्वारा ये भी साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बाधाएं खत्म की गई थी संशोधन की वजह से, इनकम टैक्स एक्ट की संशोधन की वजह से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट पीपल्स एक्ट की संशोधन की वजह से, कंपनीज एक्ट की संशोधन की वजह से ये जो संशोधन किया गया है ये गलत है और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो संशोधन किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि कानून इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पहले कोई भी कंपनी जो मुनाफे में चलती है उसका 10% एवरेज मुनाफा वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती थी। अब वो लिमिट खत्म हो गई, वो बाधा खत्म हो गई। इस कानून द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा कितना भी पैसा दे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये गलत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है वो भी गलत है। और तीसरा, जो रिप्रेजेंटेशन टैक्स में पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ता है कि 20,000 से कितना पैसा आया इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, वो भी संशोधन की वजह से नहीं बताना पड़ेगा। तो तीनों चीजें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जानकारी 3 हफ्ते में इस कोर्ट के फैसले के 3 हफ्ते में जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानकारी 1 हफ्ते में अपनी वेबसाइट पे उसको शामिल करेगी ताकि देश के नागरिक को ये पता चल जाए कि कितना पैसा कौन से उद्योगपति ने या कौन से नागरिक ने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को। और ये तो साफ जाहिर है कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला है क्योंकि लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा इकट्ठा किया है और उसके द्वारा इन्होंने प्रयास किया है और ये सफल भी रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल इनका मुकाबला कर ही ना पाए। असंवैधानिक हो जाने के बाद अब चुनावी चंदे की नई व्यवस्था क्या होगी? क्या यह हो सकता है कि सरकार फिर से कोई कानून ले आए, एक दिन के लिए संसद की बैठक बुला ले? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा है? क्योंकि सरकार ने कई नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में डाल दिए, बेल नहीं मिली। लेकिन क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी क्योंकि ये तो बात की तो तफ्तीश की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। तो जब हमें क्विड प्रो को पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो FIR दर्ज होगी, ईडी का मुकदमा दर्ज होगा। हम प्रयास करेंगे लेकिन जो इनका इतिहास रहा है ये इसको दर्ज नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई अब कानून नहीं आ सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि ये असंवैधानिक है तो जो पुराना कानून लागू था वही लागू रहेगा। उसमें अगर संशोधन लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन ये स्कीम रद्द की गई है और इसके द्वारा जो भी पैसा कमाया है भाजपा ने और लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया कमाया है उसका फिर उसके द्वारा इन्होंने अपनी संपत्ति के अपने दफ्तर बनाए, शायद RSS के दफ्तर बनाए, खर्चा किया, एयरप्लेन्स में जो MLA ले जाए गए बाकी प्रदेशों में ताकि सरकारें गिराई जाएं, ये काम इन्होंने किए इसी पैसा के द्वारा। तो और इससे कोई काले धन के साथ कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि काला धन तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो सारा वाइट का पैसा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये सरकार को कहना कि काले धन की वजह से, काले धन के दुरुपयोग से हम ये कानून ला रहे हैं, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है
इतना काला धन यहाँ खर्च होता है, रोज खर्च होता है और इसके अलावा खर्च होता है। तो ये तो एक इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इलेक्शन का इसका कोई ताल्लुकात नहीं था। ये बॉन्डिंग बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर और भाजपा, ये इसका मकसद था। थैंक यू सर।